तो देखो आज बेसिक मैथ्स के कुछ सीरीज में कुछ इंटीग्रेशंस के बेसिक्स रूल्स को पढ़ते हैं, जो कि फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट्स में डेरिवेशन में यूज किया जाता है। जैसे फिजिक्स में डेरिवेशन करते हैं, तो डेरिवेशन क्या होता है, ध्यान से सुनो। डेरिवेशन होता क्या? डेरिवेशन जो होता है ना, एक वे होता है, वे टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स, वे टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स। तो एक वे डेवलप करता है, एक पाथ डेवलप करता है, तो किसी भी टॉपिक्स को अंडरस्टैंडिंग कैसे करें डेरिवेशन के थ्रू। लेकिन डेरिवेशन का कोई एक यूनिक रूल नहीं हो सकता। सो डेरिवेशन हम बुक्स में इसी तरीके से दिए तो इसी वे में डेराइव करते चले जाए, समझ रहे। डेरिवेशन कोई जो है ना, वो डायरेक्टली क्या नहीं होना चाहिए, टारगेटेबल नहीं होना चाहिए। जैसे डेरिवेशन ऐसे दिया तो ऐसे ही थिंकिंग करे, डेरिवेशन अपने अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो बुक्स में एक वेरिएबल्स को लेके चला तो मैं दूसरे वेरिएबल्स को लेके नहीं चल सकते, क्योंकि अगर डेरिवेशन को जनरली ड्राइव्ड फॉर्मेट में लेके चलोगे, नहीं डेरिवेशन करना है तो हम ही थ्योरी पढ़ रहे हैं, डेरिवेशंस को न्यूमेरिकल से लिंक करना पड़ेगा। जैसे फिजिक्स में क्या है, बच्चे से न्यूमेरिकल क्यों नहीं निकलते, रीजन क्या है? तो डेरिवेशन अलग है, न्यूमेरिकल अलग है। डेरिवेशन क्या है? डेरिवेशन जब पूछेगा पेपर में तो डेरिवेशन को एंजॉय करेंगे, न्यूमेरिकल्स जब पूछेगा तो न्यूमेरिकल्स को एंजॉय करेंगे। न्यूमेरिकल्स का मीनिंग ही होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला रिमेंबर कर लिए, फॉर्मूला रिकॉल कर लिए, क्वेश्चन लग जाना चाहिए, कहीं भी नहीं लगेगा। यही डेरिवेशन को न्यूमेरिकल से लिंक करता है मैथमेटिक्स। जो मैथमेटिक्स जो आती है फिजिक्स में, वही काम करता है। तो किसी भी डेरिवेशंस न्यूमेरिकल करने का क्या, अगर तुम्हें किसी को फॉर्मूला दे दिया जाए और डेटा बता दिया जाए, हाँ एफ इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, वो तो कर लेगा। तो के Q1 Q2 का वैल्यू दे लो, पुट द डेटा, गेट द रिजल्ट करना है तो न्यूमेरिकल ही कर लेगा। लेकिन जब डेरिवेशंस को ड्राइव करते हैं तो जो रिजल्ट आता है, वो रिजल्ट को यूज करना, क्वेश्चंस में डायरेक्टली यूज कभी नहीं करना। जिसको मान के चलो कोई वैल्यूज जाए, जैसे वर्क डन आ गया, वर्क डन, तो वर्क डन इक्वल टू लिखते हैं चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस, V फाइनल माइनस V इनिशियल। या जिस पॉइंट से हम मूव कर रहे हैं किसी पार्टिकल्स को, मान के चलो V इनिशियल यहाँ पे पॉइंट A पे यही पार्टिकल दिया, और यहाँ से हमने B पार्टिकल्स, एक चार्ज पार्टिकल्स Q को हमने मूव किया पॉइंट A से पॉइंट B पे। तो इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, V फाइनल माइनस V इनिशियल, और मल्टीप्लाई बाय चार्ज इक्वल टू क्या आ रहा है, वर्क डन। बट इसकी थ्योरी कहाँ से आ रही है, dW इक्वल टू Q इंटू dV। समझ में आ रहा है ना, dW इक्वल टू Q इंटू dV आ रहा है। अब अगर जिसको जहां पे यूज करना है डायरेक्टली इसको पता है, तो वो क्या कर देगा, फॉर्मूला वाला क्वेश्चन आ रहा है V फाइनल माइनस V इनिशियल करने वाला, तो वो तो कर देगा। बट अगर ये थिंकिंग अप्रोच डेवलप्ड ही क्यों हुआ, फिजिक्स में अगर चीज़ें विजुअल नहीं दिख पा रही है, लग रहा है सो फिजिक्स में हाँ ये चीज़ें मुझे दिख नहीं रही है, तो मतलब समझो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है। और प्रॉब्लम्स कहाँ पे है, मैथमेटिकली कॉन्सेप्ट में। बार बार कहता हूँ, सो जब भी अगर फिजिक्स के क्वेश्चंस करते हो, तो फिजिक्स के क्वेश्चन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तुम्हें विजुअली क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है। समझ में आ रहा है ना, अगर विजुअली दिख रहा है तो हो जाएगा। उसके बाद क्या है, मैथमेटिक्स का सहारा लेना पड़ता है। मैथमेटिक्स के हेल्प से हम चीज़ों को कर सकते हैं। जैसे मान के चलो अभी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने पिछले लेक्चर्स में क्लास लिया था इलेक्ट्रिक फील्ड का, और इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने 3 क्वांटिटीज को डिफाइन करवाया था। एक को कहते हैं लेमडा, एक को कहते हैं सिग्मा, और एक को कहते हैं रो। लेमडा क्या होता था, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी को डिफाइन, हाँ लाइन चार्ज पर यूनिट लेंथ, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी कब लेंगे कब नहीं लेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी कब लेंगे, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कब लेंगे। लीनियर चार्ज डेंसिटी का कैसे सिग्निफिकेंस है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी तभी कंसीडर कर सकते हैं ना जब 1 डायमेंशनल कोई बॉडी दिया हुआ है। सिग्मा कब कंसीडर कर सकते हैं, जब
2 डायमेंशनल दिया हुआ, रो कब कंसीडर कर सकते हैं, जब 3 डायमेंशनल दिया हुआ। तो जहां भी 3 डायमेंशनल होगा तो वहां पे हम किसके अकॉर्डिंग चलेंगे, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। 2 डायमेंशनल में किसके अकॉर्डिंग चलेंगे, एरिया के अकॉर्डिंग, और 1 डायमेंशनल में अलोंग द सर्टेन लेंथ के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। जैसे 1 डायमेंशनल की बात करें तो क्या होता है, लाइन होता है। क्या होता है, लाइन होता है। कोई अगर रॉड दिया हुआ है, लाइन दिया हुआ है, तो वो सारे क्या है, 1 डायमेंशनल है। और कोई 1 डायमेंशनल का एग्जांपल्स, 1 डायमेंशनल का कोई और एग्जांपल्स बताओ, बताओ 1 डायमेंशनल का कोई एग्जांपल थिंक करो। 1 डायमेंशनल का कौन सा एग्जांपल होगा, अरे सर्कुलर रिंग क्या होगा बताओ, सर्कुलर रिंग क्या होता है, 1 डायमेंशनल होता है। सर्कुलर रिंग क्या होता है, सर्कुलर रिंग को कट कर दो बीच में से तो क्या बनेगा, एक लाइन बनेगा कि नहीं बनेगा। तो उसमें भी कहीं ना कहीं एक ही डायमेंशन से हम बात कर रहे हैं, अलोंग द लेंथ। हो सकता है विड्थ भी हो, लेकिन जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो यहां पे क्या डिफाइन करते हैं उसके लिए, लेमडा। सर्कुलर रिंग के लिए लेमडा लिखे तो क्या लिखेंगे, चार्ज पर यूनिट लेंथ। लेंथ कितना आएगा, सर्कमफेरेंस के इक्वल। तो ध्यान से देखना पड़ता है इस लेमडा का क्या मीनिंग है। जैसे 2 डायमेंशनल की बात करें, 2 डायमेंशनल कहां कहां डिफाइन करोगे, सर्कुलर में ही एक होता है रिंग, सर्कुलर में ये क्या होता है, रिंग। एक क्या होता है, डिस्क। डिस्क क्या होता है, जो अंदर से क्या है, कवर है। रिंग और डिस्क को कैसे रिलेट करोगे, सोचो जरा, रिंग और डिस्क को कैसे रिलेट करोगे, बताओ, रिंग और डिस्क को कैसे रिलेट करोगे। एक ही रिंग में बहुत सारे रिंग को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा, डिस्क बन जाएगा। तो अगर मान के चलो इस डिस्क में थोड़ा छोटा सा पार्ट हमें कट करना है, ध्यान से देखना है, इस डिस्क में मुझे छोटा सा पार्ट कट करना है, तो इस पार्ट की कुछ ना कुछ क्या होगा, थिकनेस होगा। इसको क्या बोलेंगे, dx। कहां से कट कर रहे हैं, सेंटर से ही कट कर रहे हैं ना, तो इसका कुछ ना कुछ x सपोज दैट रेडियस ले लिए। तो ये जो रिंग कट कर रहे हैं वो रिंग कितने का कर रहे हैं, 2πx का कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जब हम किसी भी डिस्क को सेंटर से x डिस्टेंस पे कट कर रहे हैं, तो जब कट किए तो वो जो लेंथ निकला वो कितना निकला, 2πx। कैसे, तो सेंटर से x डिस्टेंस पे कट किए तो लेंथ हमारा कितना निकले, कितने वाला सर्कुलर रिंग निकलेगा, 2πx। क्योंकि r इसका क्या है, x है, तो हमारा जो लेंथ आएगा वो 2πx होगा। बट इसमें विड्थ भी तो निकलेगा ना, क्यों निकलेगा, क्योंकि ये डिस्क का पार्ट है। बहुत सारे रिंग को ही कंबाइन करके हम क्या बना देते हैं, डिस्क बना देते हैं। तो ये डिस्क का पार्ट है, तो इसमें कुछ ना कुछ विड्थ भी निकलेगा कि नहीं निकलेगा, dx। तो अगर हमें कोई पूछे इसका एरिया बता दो तो क्या होगा, 2πx इंटू, नहीं समझ में आया इसका। अगर कोई डिस्क से हम छोटा सा प्लेट को कट कर रहे हैं, डिस्क से एक छोटा सा एलिमेंट सेलेक्ट कर रहे हैं, ऐसा हम क्यों एलिमेंट को इसीलिए सेलेक्ट करते हैं ना। सो अगर मान के चलो कोई भी 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल कोई बॉडी का अगर लेमडा, सिग्मा और रो डिफाइन है, तो लेमडा क्या होगा, थ्रू आउट द सर्कुलर रिंग क्या होगा, सेम होगा। सिग्मा क्या होगा, थ्रू आउट द रिंग, डिस्क जो होगा सेम होगा। रो थ्रू आउट द वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। तो अगर छोटे से पार्ट के वजह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है, इलेक्ट्रिक फोर्स आ जाता है, या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाता है, तो बड़े वाले पार्ट को निकालने के लिए क्या करेंगे, एक प्रॉपर इंटीग्रेशन में हम उसको यूज कर सकते हैं। तो रिंग से डिस्क क्या है रिलेशन, तो बहुत सारे छोटे छोटे रिंग को कॉन्सेंट्रिक रख के, कॉन्सेंट्रिक मतलब जिसका सेंटर क्या हो, सेम हो, रख के अगर हम अरेंज कर दे तो हमारा क्या बन जाएगा, डिस्क बन जाएगा। तो एक सर्टेन डिस्टेंस पे, सेंटर से एक सर्टेन डिस्टेंस पे कट करेंगे तो वहां पे लेंथ भी आएगा और हमारा विड्थ भी आएगा। तो जब भी कभी अगर सर्कुलर डिस्क में कोई चीज कट किया गया, सर्कुलर डिस्क में, तो वहां पे क्या हो जाएगा, लेमडा की जगह पे क्या डिफाइन करेंगे, सिग्मा, और सिग्मा को क्या लिखेंगे, Q अपॉन पाई r स्क्वायर, चार्ज पर यूनिट
एरिया, और कितने एरिया के लिए, मान के चलो इस छोटे के लिए निकालना है तो हम यहाँ पे डी ए यूज करेंगे, क्यू अपॉन ए इंटू डी ए। यहाँ पे क्या यूज करते थे, यहाँ पे ये सिग्मा निकल गया। अब सिग्मा इसी को अगर इस एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, छोटे से वाले एरिया का, तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, यहाँ का हमारा निकल जाएगा पार्ट, क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू डी एक्स। डी ए कर दे, इतने से छोटे एरिया में कितना क्यू चार्ज कितने में हो रहा है, पाई आर स्क्वायर में। तो इस डिस्क के छोटे से पार्ट पे यानी कि डी ए पे कितना चार्ज आएगा, कि आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, क्या करेंगे। सो अगर पाई आर स्क्वायर में हमें कितना आ रहा है क्यू, तो 1 में कितना आ जाएगा, क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर, इसी को क्या बोलते हैं सिग्मा। तो डी ए में कितना आ जाएगा, डी ए का मतलब क्या हो गया 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स। 2 पाई एक्स हमारा लेंथ है, डी एक्स क्या है विड्थ है। तो इसमें अगर निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स। समझ में आया कि नहीं आया। तो कभी भी किसी भी 2 डायमेंशनल बॉडी हो, 3 डायमेंशनल बॉडी हो, उसको ध्यान से समझा करो, उसको 1 डायमेंशनल बॉडी से हम कैसे रिलेट करेंगे। जब तक 1 डायमेंशनल बॉडी से नहीं रिलेट कर पाओगे तब तक क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 1 डायमेंशनल बॉडी से कैसे रिलेट करेंगे वो चीज समझना आना चाहिए। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे 1D 2D 3D डायमेंशन हो गया। 3 डायमेंशनल के बाद 3 डायमेंशनल में जैसे क्यूब होता है, क्यूबाइड होता है, स्फीयर होता है। स्फीयर में भी क्या होता है, एक सॉलिड स्फीयर एंड होलो स्फीयर। सिलेंडर होता है। ये सारे क्या हैं, हमारा 3 डायमेंशनल है। समझ में आ रहा है ना। तो जब भी कोई भी डेरिवेशन करते हो तो डेरिवेशन को देखो, तो डेरिवेशन में किस किस चीज को कैसे यूज किया गया है। और डेरिवेशन का एक पार्टिकुलर वे नहीं होगा, उस डेरिवेशन को कुछ और तरीके से भी हम सोच सकते हैं। जैसे पिछले टाइम हम थोड़ा सा डिस्कस किए थे, क्या डिस्कस किए थे, सो मान के चलो हमने क्या डिस्कस किया था। सो हमें एक रिंग दिया हुआ है, ध्यान से समझना। और रिंग के हमने क्या किया था, पॉइंट पी पे ये रिंग दिया हुआ है, रिंग मान के चलो बोर्ड पे दिया हुआ है। तो उसका ए ओ आर किधर से होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन बोर्ड के परपेंडिकुलर होगा। तो ये परपेंडिकुलर वाला है एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस परपेंडिकुलर के किसी भी पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, पॉइंट पी पे हमें क्या निकालना है, मान के चलो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इस पॉइंट पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कितना होगा। तो ये सेंटर से ये पॉइंट का डिस्टेंस हमेशा क्वेश्चंस में क्या करेगा, फिक्स करके दिया गया। यहां से सेंटर से ये पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा, फिक्स करके हमें क्वेश्चन में मेंशन करेगा। आर की वैल्यूज भी हमारा क्या है क्वेश्चन में, फिक्स है। आर की वैल्यूज भी क्वेश्चन में क्या है, फिक्स है। तो यहां पे अगर छोटा सा डिस्टेंस कट कर रहे हो, ये छोटा सा डिस्टेंस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये रिंग है। रिंग में 1 डायमेंशनल अलोंग द लेंथ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। इस पे जो चार्ज होगा, मान के चलो इस पे पॉजिटिव चार्ज है, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, अलोंग द सर्कमफेरेंस होगा कि नहीं होगा। तो सर्कमफेरेंस में क्या डिफाइन करेंगे हम, लैम्डा डिफाइन करेंगे। तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन 2 पाई R। अब छोटा सा पार्ट पे कितना चार्ज होगा, इस छोटे से पार्ट पे कितना चार्ज होगा, तो dx के क्रॉसपोंडिंग क्या आ जाएगा, dq आ जाएगा। छोटे से एलिमेंट पे, एलिमेंट का कौन सा पैरामीटर है, ये लेंथ पैरामीटर है। अगर मान के चलो 2 डायमेंशनल होता है तो क्या लेते हैं, यहां पे 2 डायमेंशनल होता है तो dx के जगह पे क्या आ जाता, सोया रहता है, पता ही नहीं चलता है क्या हो रहा है। 2 डायमेंशनल होता तो dx के जगह पे dA आ जाता, और 3 डायमेंशनल होता तो dA के जगह पे dB आ जाता। तो dq की वैल्यूज कैसे निकालेंगे, q जो है वो 2 पाई r में, तो 1 में कितना आ जाएगा,
क्यू अपॉन 2πr, इसी को तो लैम्डा बोलते हैं। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ यूनिटरी मेथड से निकाल लिया। अब छोटा सा एलिमेंटल dx पे निकालना है, तो क्या निकालेंगे, dx को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, लैम्डा से। तो लैम्डा इंटू dx, लैम्डा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ है। तो जितने लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे उतने लेंथ का क्या आ जाएगा, मेरे को चार्ज आ जाएगा, dq आ जाएगा। नहीं समझ आ रहा है, dq इक्वल टू लेमडा इंटू dx आ गया। तो ये 1 डायमेंशनल में आ रहा है। अगर 2 डायमेंशनल में बात करें तो dq की जगह पे क्या होगा, सिग्मा इंटू da आ जाएगा, ये 2 डायमेंशनल में हो जाएगा। 3 डायमेंशनल में बात करें dq का तो क्या हो जाएगा, रो इंटू क्या आ जाएगा, dv आ जाएगा, ये 3 डायमेंशनल हो जाएगा। नहीं समझ आ रहा है। तो जब 1 डायमेंशनल में देख रहे हो तो लेमडा इंटू dx है। यहां पे वेरिएबल क्या हो रहा है, सिर्फ एक x वेरिएबल है। अब ध्यान से देखो इसको, क्या है, यहां पे हमारा r की वैल्यू एक पार्टिकुलर लिंक के लिए क्या होगा, फिक्स होगा। r की वैल्यूज क्या होगा, फिक्स होगा। x अगर पार्टिकुलर डिस्टेंस दे दिया तो ये भी वैल्यूज क्या होगा, फिक्स हो जाएगा। अब इस छोटे dx की वजह से इस पॉइंट पे निकालना चाहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या लिखोगे, dE लिखोगे। dE की वैल्यू क्या हो जाएगी, k dq अपॉन क्या होता है, k q अपॉन r स्क्वायर। तो r कौन सा डिस्टेंस होगा, जो छोटा सा एलिमेंट लिए हो। फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर इस छोटे से चार्ज पे, यहाँ पे जो dx के क्रॉसपॉन्डिंग हमने चार्ज क्या लिया है, dq लिया है। तो dx के क्रॉसपॉन्डिंग जो चार्ज dq लिया है, तो इसके वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड d तो इधर ही आने वाला है ना, अवे फ्रॉम पॉजिटिव आ रहा है। तो जैसे ही यहाँ पे आएगा तो d इक्वल टू के डी क्यू अपॉन, यही फैक्टर तो आ जाएगा यहाँ पे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, के डी क्यू अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहां पे जो डी वेक्टर आ रहा है, इसी तरीके से यहां पे बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो इसी डी क्यू को कहां से कहां तक इंटीग्रेट करोगे, यहां पे जो वेरिएबल कौन कौन सा है, एक डी क्यू है, आर फिक्स्ड है, एक्स फिक्स्ड है, मतलब रेडियस फिक्स है और डिस्टेंस फिक्स्ड है। तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा, वो भी फिक्स हो जाएगा। वेरिएबल कौन सा हुआ, ये चार्ज। चार्ज की वेरिएबल कहां से कहां तक होगा, डी क्यू की मैक्सिमम वैल्यूज कहां तक है, क्यू तक। अगर पूरा चार्ज ले ले तो कितना क्यू हो जाएगा। चेंज क्या हो रहा है, अब इस टर्म में देखोगे, इस तरीके से अगर कोई हमने सर्कुलर रिंग को एज्यूम किया है, तो सर्कुलर रिंग में जो AOR से पास कर रहा है, तो उसमें जो ये एंगल है, इस एंगल को अगर हम कोई नाम दे देते हैं थीटा, तो क्या ये एंगल चेंज हो रहा है क्या। अगर यहां से बहुत सारे लाइंस को यहां पे ड्रॉ कर दिया जाए तो ये एंगल चेंज होगा, एंगल चेंज होगा कि एंगल सेम रहेगा, एंगल चेंज होगा। हर एक पॉइंट पे एंगल चेंज होते रहेगा, एंगल डिक्रीज कर रहा है तुम्हें इस तरह का दिया हुआ है कहीं पे, और यहां से जो है यहां से हो रहा है, तो यहां का एंगल, यहां का एंगल, यहां का एंगल हर एक जगह चेंज हो रहा है, एंगल डिक्रीज कर रहा है। तो वही सब चीजें नहीं दिखेगा तो अलाउ उधर, तो वो वही सब चीज नहीं दिख रहा है ना, तो न्यूमेरिकल्स कहां से मिलेगा। यहाँ पे ये AOR है, तो यहां से इस ये पॉइंट का एंगल चेंज हो रहा है सर जगह, बोलो चेंज हो रहा है। यहां से अगर इस तरीके से कर रहे हो, ये यहां से देखो एंगल चेंज हो रहा है, यहां पे होगा तो एंगल कुछ और हो जाएगा। यहां पे कितना एंगल है, अरे सेंटर से और एक्सिस का एंगल चेंज होते रहेगा। यहां से ये जो एंगल है, ये इसका एंगल यहां से बनाओ तो
यहाँ पे जो बनेगा एंगल, इसका साथ यहाँ से बनाओ तो ये एंगल जो बनेगा वो चेंज होते रहेगा। नहीं दिखेगा तो नहीं कर पाओगे, नहीं दिखेगा तो कुछ होएगा ही नहीं। तुम यहाँ याद करके बैठोगे तो थीटा की वैल्यू चेंज हो रहा है, थीटा की वैल्यू चेंज ही नहीं हो रहा है। तुम जब तक यहाँ पे तुम्हें दिमाग नहीं काम करेगा तो थीटा यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, तब तक चीज़ों को नहीं देख सकते हो। इसी को कहते हैं विजुअल। यहाँ पे जब तक तुम्हें पता ही नहीं, जब तुम्हें अभी भी आइडिया नहीं लगाया तो थीटा की वैल्यू जो है यहाँ पे सेम हो रहा है कि चेंज हो रहा है। थीटा यहाँ पे बिल्कुल फिक्स्ड है, थीटा चेंज हो ही नहीं रहा है। अरे किसी भी पॉइंट का, ये यहाँ से कोई भी पॉइंट ले लोगे तो ये एंगल जो है वो चेंज थोड़ा होगा। क्लियर ही नहीं हो रहा है इसको। फिजिक्स को सीधे देख देख के पढ़ोगे तो कभी भी नहीं समझ आएगा। तो इसीलिए तो न्यूमेरिकल्स होते ही नहीं है, फिजिक्स को समझते नहीं हो। यहाँ से ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू जो है ये वाला, यहाँ से ये एंगल चेंज हो रहा है टाइम के अकॉर्डिंग, है? अरे AOR से यहाँ पे पहला dx यहाँ पे ले लो, तो यहाँ से इसको रखो, इसको इधर, ये एंगल चेंज हो जाएगा। दूसरा बार dx यहाँ पे ले लोगे तो यहाँ से ये वाला ये चेंज हो जाएगा। तो तुम बोल रहे हो थीटा वेरिएबल होगा, तो क्वेश्चंस में ये सब चीज़ें नहीं समझ में आएगा तो पता ही नहीं चलेगा तो कौन सा वेरिएबल होगा। तो यहाँ ध्यान से देखोगे वेरिएबल क्या क्या नहीं है, क्या क्या फिक्स है। r फिक्स है, और क्या फिक्स है, x भी फिक्स है। थीटा जो लिए ये सारे क्या है, फिक्स्ड वेरिएबल है। चेंज क्या हो रहा है, dq। चेंज क्या हो रहा है इस फंक्शन में, dq। और dq को क्या लिखे हुए हैं, लैम्डा इंटू dx लिखे हुए हैं कि नहीं लिखे हुए। dq को क्या लिखे हुए हैं, लैम्डा इंटू, लैम्डा क्या होता है, लैम्डा तो अभी डिफाइन किया ना, q अपॉन 2 पाई r इंटू dx। तो क्या देख रहे हैं हम, सो हमें फंक्शन में वेरिएबल कौन दिखा, q दिखा ना, फंक्शन में चार्ज वेरिएबल दिखा ना। तो इसी dq के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा कि नहीं होगा। यहां जो तुम इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे, यहीं पे इंटीग्रेशन करोगे ना, तो यहां पे इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे वो किसका फंक्शन होगा, q का। बट यहां पे जैसे ही q को हमने देखा तो q किसका फंक्शन आ गया, x का। तो फंक्शन तो पढ़ा चुका हूं, देख के हो वहां पे, यहां पे क्या देख रहे हो, q इज द फंक्शन ऑफ x। तो अब जो इसको dq को रिप्लेस कर दोगे किससे, इस वैल्यू से, तो क्या हो जाएगा, k q अपॉन 2 पाई r, आगे क्या हो जाएगा r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और dq की जगह पे क्या पुट करोगे, dx। इसी को क्या बोलेंगे, de। तो ध्यान से देखो कि इसमें वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है क्या इसमें, dx वेरिएबल है। और कुछ वेरिएबल है क्या, dx ही वेरिएबल है ना। तो इस dx के वेरिएबल के फॉर्म में हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट कर देना है। अब इसके क्रॉसपोंडिंग यहां पे आता है, जब इसको देख रहे हो, एरिया को देख रहे हो, यहां पे एक और क्या चीज आता है, तो इसका एक कंपोनेंट ऐसे आता है, तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा ना। ध्यान से, पहले यहां समझ आ गया वेरिएबल क्या होगा, dx होगा। और dx को कहां से कहां तक लिमिट में इंटीग्रेट करेंगे, 0 से लेके 2 पाई r तक। अरे dx को कहां से कहां तक करोगे, ये dx कहां से कहां तक वेरी हो सकता है, 0 से लेके, तो 0 से लेके 2 पाई r तक। तो जब भी कभी भी किसी भी डिफरेंस डेरिवेशन को करते हो तो ध्यान से देखा करो उसमें किसकी वैल्यूज फिक्स है। जिसकी वैल्यूज फिक्स है वो तो एज ए कांस्टेंट के फॉर्म में क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। और जो वेरिएबल है उसके रेस्पेक्ट में क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा। अब कभी कभी वेरिएबल डायरेक्टली नहीं दिखेगा, इनडायरेक्टली तुम्हें दिखेगा। हमारा वेरिएबल यहाँ पे dq दिख रहा था,
बट डी क्यू को हमने किस फॉर्म में चेंज कर दिया, कोई डी क्यू को डायरेक्ट कैपिटल क्यू लिख देगा उसका भी आंसर हो जाएगा। तो डी क्यू पूरा चार्ज पे कितना है, पूरा लेंथ पे कितना है, कैपिटल क्यू है। अगर मुझे डी क्यू डायरेक्टली क्वेश्चन में दे रखा है एंड कैपिटल क्यू क्यू है तो वो भी हम पुट कर सकते हैं, अदरवाइज हम डी एक्स के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। अब ध्यान से देखो, इस पॉइंट पे भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पे क्या देखते हो, डी कॉस थीटा कहीं क्या आता है, फंक्शन आता है। डी साइन थीटा क्या होता है, जीरो हो जाता है। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? सो इसमें क्या होता है, इधर वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा, डी कॉस थीटा, और इसका इधर वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा, डी साइन थीटा। तो इसका जो नॉर्मल कंपोनेंट था, इसका एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल एक कंपोनेंट वर्टिकल, तो ये जो डी साइन थीटा वाला कंपोनेंट है वो क्या होता है, कैंसल आउट हो रहा है। क्यों कैंसल आउट हो रहा है डी साइन थीटा वाला कंपोनेंट, क्योंकि नीचे भी एक ऐसा होगा ना साइन थीटा, क्योंकि डी साइन थीटा जो है वो कंपोनेंट जो है वो प्लेन में आ रहा है। किसके प्लेन में, जिस प्लेन में क्या हो रहा है, रिंग आ रहा है। ये जो डी आ रहा है उस डी के दो कंपोनेंट बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। मान के चलो एक बड़ा सा दिया हुआ है, यहां से तुमने यह निकाला यहां पे, तो यहां से क्या होगा, इधर गया, तो इस डी का एक कंपोनेंट इधर आ गया डी साइन थीटा, तो ये डी साइन थीटा इस प्लेन के क्या हो गया, पैरेलल हो गया कि नहीं हो गया। कौन सा प्लेन का, जिस प्लेन में हमारा क्या है, रिंग है। डी साइन थीटा का एक कंपोनेंट क्या होगा, ध्यान से देखो, इस चीज को विजुलाइज बार बार करता हूं, फिजिक्स को विजुलाइज किया करो। ये है और ये है, इसी है ना, तो इधर हमारा क्या बन गया, डी बन गया। तो डी का एक कंपोनेंट डी साइन थीटा और एक कंपोनेंट डी, तो ये डी कॉस थीटा जो है वो रिंग के क्या है, परपेंडिकुलर है कि नहीं। तो डी कॉस थीटा परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो देता है वैल्यूज इलेक्ट्रिक फील्ड का, लेकिन जो कंपोनेंट पैरेलल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यूज को जीरो करता है। क्यों, क्योंकि पैरेलल कंपोनेंट में तो इसका जो पैरेलल इधर आएगा उसको ये पैरेलल क्या करेगा, बैलेंस कर देगा, कैंसिल कर देगा। इसके कंपोनेंट का ये जो पैरेलल, ये पैरेलल क्या होगा, बैलेंस कर। तो कंसेप्ट है क्या, ऐसा कंपोनेंट जो सर्कुलर रिंग के प्लेन के पैरेलल आता है वो कंपोनेंट क्या होगा, बैलेंस करके जीरो करेगा। ये कहीं भी थ्योरी नहीं है, सो हमेशा डी साइन थीटा ही बैलेंस होगा। अब मान के चलो ये थीटा किसी ने नहीं लेता, इस थीटा को नहीं दिया रहता, अगर मान के चलो मेरे को क्वेश्चन में ये थीटा दिया हुआ, ध्यान से देखो, अगर ये थीटा दिया, ये क्वेश्चन में नहीं दिया होता, कौन सा थीटा दिया हुआ है, सरकमफेरेंस से जो वो लाइन जा रहा है जिस लाइन पे, वो ये थीटा दे रखा है। तो ये थीटा जब क्वेश्चन में गिवन होता तो ये 90 है, तो ये कितना हो जाता, 90 डिग्री माइनस, तो ये क्या हो जाता, थीटा हो जाता ना। तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाता, डी, समझ में आ रहा है ना। तो अब कौन सा कंपोनेंट जीरो हो जाता, डी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट। तो ध्यान से जब भी डेरिवेशन को करते हो तो ध्यान से देखा करो। सो जो इस छोटा सा एलिमेंट यहां से लिए हैं हम, इस छोटा सा एलिमेंट लिए हैं, इसका यहां वाला जो कंपोनेंट आता है, इस कंपोनेंट का जो रिंग के पैरेलल कंपोनेंट है, पैरेलल का मतलब समझ रहे हो कि नहीं, इसका कंपोनेंट मैंने इधर मान लिया वाई एक्सिस, ये हमारा रिंग किस में डाला हुआ, बोर्ड पे, तो बोर्ड हमारा क्या है, वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस का पैरेलल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वाई वाला ही हो जाएगा। समझ में आ रहा ना, ये रिंग को, इसको हमने मान लिया वाई एक्सिस, तो इसका पैरेलल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वाई वाला, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट मान लेते हैं एक्स वाला ले लेते हैं। तो इसके पैरेलल में जो कंपोनेंट आएगा वो कंपोनेंट जीरो होगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वैल्यूज आएगा, पैरेलल कंपोनेंट की वैल्यूज क्यों जीरो होगा, क्योंकि इसमें एक कंपोनेंट तो ऐसे बन रहा है, एक कंपोनेंट कहां बनेगा, ऐसे, इस यहां पे भी एक कंपोनेंट पैरेलल बनेगा, एक कंपोनेंट की वैल्यूज पैरेलल आएगा, तो एक कंपोनेंट की वैल्यूज कैसे, ऐसे आएगा। इस पॉइंट पे एक कंपोनेंट की वैल्यूज ऐसे आएगा, एक कंपोनेंट की वैल्यूज, एक कंपोनेंट की वैल्यूज ऐसे, एक कंपोनेंट की वैल्यूज ऐसे। तो इधर वाला सारा कंपोनेंट आपस में क्या हो जाएगा, एड ऑन हो जाएगा। बट इधर वाला जो, तो इधर वाला कंपोनेंट कौन सा है, आउट ऑफ द प्लेन है, या उसको बोल सकते हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कुलर रिंग। तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कुलर रिंग जो है वो क्या होगा, आपस में एड ऑन हो जाएगा। बट जो पैरेलल टू द सर्कुलर रिंग है, या पैरेलल का मतलब कह सकते हैं
ऐसा कंपोनेंट जो सर्कुलर रिंग के अंदर आता है, सर्कुलर रिंग का कंपोनेंट होता है, वो कंपोनेंट की कुछ ना कुछ वैल्यूज आएगा। समझ में आ रहा है ना? तो जब भी कभी भी डेरिवेशंस करते हो तो डेरिवेशन में क्या क्या चीज फाइंड आउट करना है, क्योंकि जो भी डेरिवेशन करते हो उसमें कुछ ना कुछ क्या आता है, इंटीग्रेशन आता है या डिफरेंशिएशन आता है। नहीं समझ आ रहा है? जब भी कोई डेरिवेशन करते हो, ये तो छोटा डेरिवेशन मैंने डेमो दिखाया है, मान के चलो कभी भी कोई डेरिवेशन करोगे तो वहां पे क्या होगा, एक इंटीग्रेशन आएगा, एक डिफरेंशिएशन आएगा। तो जब भी कभी कोई इंटीग्रेशन करते हो तो इंटीग्रेशन किस में करते हैं, किसी न किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करते हैं कि नहीं करते हैं? तो जब वेरिएबल लेते हो तो ध्यान से देखा करो वो वेरिएबल क्या डायरेक्टली वेरिएबल है या इनडायरेक्टली वेरिएबल है। अब उस वेरिएबल को चेंज करके उस वेरिएबल का क्या देना है, लिमिट डालना है। जैसे मान के चलो बहुत जगह आता है 1/x² + a², ये आ रहा है मान के चलो, इसको रेस्पेक्ट में करना है मुझे ds के रेस्पेक्ट में। तो हमारा यहाँ पे वेरिएबल क्या है, वेरिएबल क्या है, dx तो ऑपरेटर है भाई, dx तो ऑपरेटर बोल रहे हैं, ये वेरिएबल कहां से हो गया? ऑपरेटर समझता है क्या होता है ऑपरेटर? ऑपरेशन क्या होता है? अब एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशंस, डिवीजन ऑपरेशन किए हो कि नहीं करिए हो? तो यहाँ पे dx क्या है, और ये एक इंटीग्रल ऑपरेटर है, ये थोड़ा वेरिएबल है, ये तो इंटीग्रल ऑपरेटर है। वेरिएबल क्या है, x वेरिएबल है, तो a की वैल्यू क्या है, फिक्स है, a की वैल्यू कांस्टेंट है। तो अब इसमें जो होता है इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशंस करते हैं। ये छोटा सा पार्ट है जो कैलकुलस में पढ़ते हो। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन क्या करते हैं, सो हम पुट कर देते हैं x = a tan थीटा। x = क्या पुट कर दिया, a tan थीटा। तो जैसे ही a tan थीटा पुट कर देंगे तो dx = क्या बन जाएगा, a तो कांस्टेंट है, tan थीटा का क्या होता है, sec² थीटा d थीटा। tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec² थीटा, और थीटा को फिर से करोगे तो क्या बन जाएगा, d थीटा। तो अब dx के जगह पे हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, a sec² थीटा d थीटा, और नीचे में क्या हो जाएगा 1/x के जगह पे क्या डाल दोगे, a² tan² थीटा प्लस a² की जगह पे क्या आ जाएगा, a² आ जाएगा। तो a² tan² थीटा, a² a sec² थीटा d थीटा। यहाँ से a² कॉमन ले लोगे तो 1 + tan² थीटा फिर से क्या होता है, sec² थीटा हो जाता है। sec² थीटा माइनस tan² थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो इस वैल्यूज में से a² कॉमन लोगे तो क्या बन जाएगा, 1 + tan² थीटा, tan² थीटा की वैल्यूज क्या हो जाएगा, sec²। तो sec² थीटा से sec² थीटा कैंसिल, a से a कैंसिल, 1/a d थीटा आ जाएगा। तो ये सब ये भी हम फिजिक्स में यूज करते हैं, 1/x² + a। अब ये कहाँ पे पढ़ाया जाता है, ये पढ़ाया जाता है क्लास 12 के कैलकुलस में। इंटीग्रेशन जब पढ़ते हैं बच्चे तब पढ़ता है, वो इंटीग्रेशन पढ़ोगे आगे उसमें तुम सीखोगे ये, बट यूज तो अभी क्या करना है, हमें फिजिक्स में करना ही करना है। तो जब भी कभी भी कोई डेरिवेशन करते हो तो उसमें देखा करो कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन सा, मान के चलो कभी कभी 2-3 डिपेंडेंट वेरिएबल आ गया, मान के चलो इसमें तो एक ही आ रहा था, मान के चलो कभी कभी x भी आ गया, थीटा भी आ गया, r भी आ गया, मान के चलो तीनों आ गया, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, 3 वेरिएबल है तो कैसे सॉल्व करेंगे, हमने क्या करना है, तीनों को किसी एक वेरिएबल्स में कन्वर्ट कर लेना है। मान के चलो x थीटा आ रहा है तो x फंक्शन है थीटा का, थीटा फंक्शन है r का, तो तीनों को सॉल्व करके तीनों को क्या करना है, एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेना है। नहीं समझ आया ये, ध्यान से देखो कैसे करना है। जैसे मान के चलो एक रॉड दिया हुआ है, एक रॉड दिया हुआ है, ये एक रॉड में क्या है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। रॉड 1 डायमेंशनल होता है कि 2 डायमेंशनल, 1 डायमेंशनल। अब इसके पॉइंट P पे सपोज मुझे निकालना है, ध्यान से देखना। अब जरूरी नहीं है मैं सेंटर में ही लिया हूं, कहीं पे ले सकता हूं। ये रॉड का लेंथ हमें दिया रहेगा क्वेश्चंस में।
अब इस पॉइंट P पे निकालने के लिए क्या करोगे तुम, छोटा सा एलिमेंट क्या सेलेक्ट करोगे कि नहीं करोगे, और इस dx के वजह से इस पॉइंट पे क्या निकालना चाहोगे, de, इस छोटा सा एलिमेंट की वजह से de निकलेगा, तो dx छोटा सा एलिमेंट निकालने के लिए तुम्हें dq निकालना पड़ेगा। dq निकाल गया तो यहां पे d निकल जाएगा ना, कितना, k dq अपॉन ये लेंथ, यही तो हो जाएगा ना, यहां से ये लेंथ आ जाएगा। तो मान के चलो तुमने इस पॉइंट के x डिस्टेंस से तुमने क्या किया, एक छोटा सा कट किया dx, और तुमने क्या लिखा है, इस dx पे छोटा सा चार्ज होगा dq। dq कैसे पता चलेगा, मान के चलो कैपिटल Q टोटल चार्ज कितने पे है, L लेंथ पे, तो इसी को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, dx से, तो तुम्हें ये छोटा सा एलिमेंट आ गया। अब यहां ध्यान से देखोगे तो कौन कौन सा वेरिएबल है, ये मान के चलो वैल्यू जो है ये फिक्स दे रखता है, ये वैल्यूज हमेशा क्वेश्चन में क्या देगा, ये मान के चलो हमें ये क्वेश्चन में फिक्स दे रखा है, ये तो फिक्स करना ही पड़ेगा ना, किस पॉइंट पे निकालना है। बट इसमें ध्यान से देखना क्या क्या चेंज करेगा, मान के चलो तुमने सेंटर से डिस्टेंस वेरी किया तो एंगल चेंज करेगा कि नहीं करेगा, एंगल चेंज करेगा। यहां पे मान के चलो एंगल हमने लिया है थीटा, तो थीटा चेंज करेगा कि नहीं करेगा, मान के चलो किसी ने यहां पे कट किया, किसी ने कहा नहीं मैंने यहां पे कट करना, तो यहां पे जब कट करेगा तो यहां पे dx लगा तो थीटा सेम रहेगा, एंगल क्या होगा, चेंज करेगा। तो यहां पे क्या क्या वेरिएबल आ रहा है, थीटा भी आ रहा है, एक्स भी आ रहा है, एक्स की वैल्यू जैसे जैसे चेंज करेंगे तो एक्स में हमारा वेरी करता रहेगा, उसके अकॉर्डिंग थीटा वेरी करता है। अब जो ये डिस्टेंस ले रहे हो इसका क्या डिस्टेंस होगा, इस पॉइंट पे कट करोगे तो क्या डिस्टेंस आ जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस, बट इस यहां पे लोगे तो डिस्टेंस और बढ़ जाएगा, मतलब जो ये जो डिस्टेंस है वो भी हमारा क्या चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहां पे जो वैल्यूज लिखोगे तो इसमें क्या आ जाएगा, यहां पे भी डी कॉस थीटा बनेगा और एक डी, अब फिर से वही रूल लगेगा। तो जरूरी नहीं है सो डी कॉस थीटा भी क्या करे, डी कॉस थीटा इस डी कॉस थीटा को एकदम बैलेंस कर देगा। सबसे पहले देखना है ये भी वेरिएबल होगा, ये भी वेरिएबल होगा, ये भी वेरिएबल होगा। तो यहां भी तुम देख रहे हो थीटा और एक्स मेन वेरिएबल है, तो या तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में होगा, थीटा के रेस्पेक्ट में, या तो इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में कर सकते हो, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो यहां पे जो दो वेरिएबल तुम्हें दिख रहा है उस दो वेरिएबल को किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसी दो वेरिएबल पे। यहां पे क्या लिखोगे इक्वेशंस, अगर डी का लिखोगे तो क्या लिखोगे, के डी क्यू अपॉन क्या लिखोगे, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहां पे देखोगे तो क्या देखोगे, यहां पे डी बन रहा है, तो अगर मान के चलो ये एंगल थीटा है तो ये इधर डी कॉस थीटा, इधर डी साइन थीटा। अब होता क्या है, अगर ये पॉइंट जहां से तुम ले रहे हो ये एग्जैक्ट अगर सेंटर में पड़ रहा है किसका, रॉड का, तो इधर जितनी सिमेट्री उतनी सिमेट्री कहां दिखेगी, इधर भी दिखेगी कि नहीं दिखेगी। तो हो सकता है ये एग्जैक्टली डी कॉस थीटा को क्या कर दे, डी साइन थीटा को बैलेंस कर देंगे। मान के चलो यहां पे दिखेगा एक कंपोनेंट इधर, तो ये कंपोनेंट इस रॉड के क्या आ गया, पैरेलल कंपोनेंट हो गया कि नहीं हो गया। तो अभी तो बात किए थे जब कोई पैरेलल कंपोनेंट आ रहा है तो क्या करेगा, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा। क्यों कैंसिल आउट करेगा, तो यहां से यहां तक जो भी कंपोनेंट आएगा उसका इधर डी साइन थीटा आएगा, यहां से यहां तक जो भी कंपोनेंट आएगा उसका डी साइन थीटा इधर आएगा, तो एक दूसरे को क्या करेगा, वो कैंसिल आउट कर सकता है। बट यहां से यहां तक जो डी साइन थीटा डी आएगा उस सब का कंपोनेंट डी कॉस थीटा ऊपर आएगा, यहां से यहां तक डी साइन जो भी कंपोनेंट है उसका डी कॉस थीटा ऊपर आ जाएगा। तो डी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट को क्या कर सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं, बट डी साइन थीटा वाला कंपोनेंट को क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट करेंगे। तो ये चीजें समझ में आना है। तो जब भी कभी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करो तो ध्यान से देखो वेरिएबल कौन सा सेलेक्ट करते हैं। जब तक वेरिएबल सेलेक्ट करने नहीं आएगा, किस वेरिएबल को कैसे लेते हैं, किसके अकॉर्डिंग डील करते हैं, तब तक तुम्हें डेरिवेशन को याद रखना पड़ेगा। और जब डेरिवेशन को याद रखोगे, डेरिवेशन को बार बार लिख लिख के देखोगे ये डेरिवेशन को कैसे कर रहे हैं,
ये डेरिवेशन को कैसे करेंगे, तो न्यूमेरिकल भी नहीं लगेगा। और न्यूमेरिकल का कोई शॉर्टकट है नहीं, न्यूमेरिकल का वही है। सो डेरिवेशन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अच्छी, किस तरीके से डेरिवेशन को ड्राइव करते हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, तभी उसी बेसिस पे जो है डेरिवेशंस को कर सकते हो। ठीक है, तो बाकी जो भी इसके क्रॉसपॉन्डिंग डेरिवेशन है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम फिजिक्स वाले सेक्शन में देखेंगे। ये मैथमेटिक्स का सेक्शन था। सो कैसे वेरिएबल को सोचते हैं, कैसे पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट को देख के हम जीरो कर सकते हैं, ये कहीं भी थ्योरी नहीं है। सो हमेशा डी साइन थीटा वाला कंपोनेंट ही जीरो होगा, डी साइन थीटा एज वेल एज डी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट भी जीरो हो सकता है। वो डिपेंड करेगा हमें एंगल कौन सा दिया हुआ है, और हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। सो हॉरिजेंटल कंपोनेंट यानी कि ऐसे कंपोनेंट जो पैरेलल होंगे किसके, जो बॉडी दी हुई है, जो लाइन दी हो तो उस लाइन के पैरेलल होगा, या रिंग दिया हुआ तो इस रिंग के प्लेन के पैरेलल आ जाए, प्लेन के पैरेलल कंपोनेंट होगा हमेशा, वो क्या होगा, जीरो रिजल्ट देगा। और जीरो तभी ना देगा जब वो सिमेट्रिकल रहेगा। जैसे AOR से, जैसे सर्कुलर के AOR से क्या होता है, ये डिस्टेंस हमेशा हर एक का एंगल बराबर है कि नहीं बराबर है। उसी तरह अगर रॉड से इधर का जो मैक्सिमम एंगल है उतना ही मैक्सिमम एंगल इधर आ जाए, मान के चलो ये मिड पॉइंट होगा, तभी तो इसका परपेंडिकुलरली इक्वली बैलेंस कर पाएगा। समझ में आ रहा ना, अगर ये मिड पॉइंट होगा तभी तो इसके सारे कंपोनेंट इसके द्वारा क्या होगा, बैलेंस होगा। अगर ये पॉइंट मिड पॉइंट नहीं होगा तो क्या सारे कंपोनेंट बैलेंस हो पाएगा, तो नहीं हो पाएगा। मान के चलो कोई रॉड है, उसको हमने मिडल 5-6 सेंटीमीटर का रॉड है, 6 सेंटीमीटर, अगर 3 सेंटीमीटर पे हमने कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा और उस पर किसी भी पॉइंट पे निकालेंगे तो हर एक दोनों उसमें क्या होगा, डी साइन थीटा वाला कंपोनेंट बैलेंस हो जाएगा। लेकिन अगर 6 सेंटीमीटर के रॉड पे अगर एग्जैक्टली 3 पे नहीं करके 2.5 पे किए या 2 पे किए तो उसमें दोनों कंपोनेंट बैलेंस नहीं भी हो सकता। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो इसको नेक्स्ट हम लेक्चर फिजिक्स वाले लेक्चर में देखेंगे, तो कैसे इसको अप्लाई करते हैं। थोड़ा सा मैथमेटिकली मैंने इसको रिलेट करने की कोशिश किया। छोटे छोटे डिफ्रेंसिएशन आते हैं, छोटे छोटे, जैसे ये इंटीग्रेशन आया है, ये इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशंस करते हैं। जब भी कभी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स आ जाए तो हम क्या करेंगे, एक्स को क्या पुट कर देंगे, ए टेन थीटा पुट कर देंगे। जब भी कभी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा तो एक्स को क्या पुट करेंगे, ए टेन थीटा। तो यहाँ से डी एक्स आ जाएगा, तो डी एक्स को ए सेक स्क्वायर थीटा पुट करके हम देखेंगे, बाद में हमारा क्या आ जाएगा, 1/a डी थीटा आ जाएगा। इसको इजीली हम थीटा का लिमिट डाल के सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सब कुछ इंटीग्रेशन के मेथड हैं, इसको जितना अच्छी तरीके से एनालिसिस करोगे डेरिवेशन को उतना ही एंजॉय करोगे। डेरिवेशन को अगर याद करने की कोशिश किया सो ऐसे हुआ, तो फिजिक्स को करने का एक ही तरीका है। सो फिजिक्स विजुअली अगर दिख रहा है तो फिजिक्स सही है, और विजुअली नहीं दिख रहा है तो नहीं सही। अगर विजुअली दिखा उसके बाद मैथमेटिकली ऑपरेशन करो, ध्यान से देखा करो। सो डी साइन थीटा वाला कंपोनेंट क्यों बैलेंस होता है, तभी बैलेंस होता है जब सिमेट्रिकली बॉडी होती है। अगर अनसिमेट्रिकल बॉडी आ जाए तो बैलेंस नहीं होगा। जैसे किसी ने लाइन के बिल्कुल मिडल पॉइंट से लिया हुआ है, तभी वो क्या करेगा, डी साइन थीटा वाला कंपोनेंट को बैलेंस कर पाएगा। अगर थोड़ा सा भी लेफ्ट और राइट हुआ तो बैलेंस नहीं कर पाएगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड में डेरिवेशन किस किस का है, एक तो लाइन वाला है, एक क्या है रिंग वाला है, और एक क्या है डिस्क वाला है। यही 3-4 डेरिवेशन है। इस चारों डेरिवेशन को जितनी अच्छी, क्वेश्चन इसी पे आता है, छोटे से एलिमेंट सेलेक्ट करता है, आर्बिट्री दे दिया, कुछ इस तरह से ड्राइव, हमेशा क्वेश्चंस डेरिवेशंस के फॉर्म में आता है, जिससे वो इंटरनल थिंकिंग को तुम्हारा पहचान पाए। समझ में आ रहा है ना। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे फिजिक्स वाले सेक्शन में। ठीक है, ओके।